Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 2 of prose section, and the name of the chapter is Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. So now let's come to the second part of this chapter and let's have a short recap first. Lost Spring: Stories of Stolen Childhood is written by the author Anees Jung. एनीस जंग जो थी वो बेसिकली हैदराबाद में थी फॉर हर फर्स्ट स्टडी पार्ट एंड देन शी शिफ्टेड टू यूएसए। तो उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात की गई है जिनका बचपन कहीं ना कहीं उनके फैमिली ट्रेडिशन के कारण या पॉवर्टी के कारण खो जाता है। वो बच्चे कभी भी नहीं पढ़ पाते हैं और जो काम उनके पेरेंट्स करते हैं वही काम वो आगे फॉलो करते हैं एज ट्रेडिशन। यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनमें से एक मेन कैरेक्टर है साहिब, जो कि बांग्लादेश में आफ्टर अ विंड स्टॉर्म, जब उनका सब कुछ वहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो गया था, तबाह हो गया था, वहाँ बांग्लादेश ढाका से वो शिफ्ट हुए थे सीधा हैदराबाद में। और कुछ बच्चे गए थे सीमापुरी। सीमापुरी इज़ अ प्लेस जो कि दिल्ली से काफ़ी माइल्स अवे है, बट वो दिल्ली की सीमा तक जाने का एक बेसिक रास्ता है। एंड यहाँ पर कुछ वही बच्चे बताए हैं जिनके पास ना ही पैरों में चप्पल होती है, ना ही दे आर हैविंग शूज़, और वो कभी देख भी नहीं पाते इन चीज़ों को कि कभी उनको लाइफ में मिलेगी या नहीं। तो वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो भी हैप्पी रहते हैं जस्ट बिकॉज वो डेली अपना फूड कंज्यूम कर सकते हैं। और यही सारी की सारी स्टोरी दी हुई है अबाउट साहिब, एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल जाना है, पढ़ना है, बट वो कभी भी स्कूल जाने के बारे में सोच नहीं सकता बिकॉज ही कांट एफर्ट द मनी दैट ही हैज़ टू पे इन द स्कूल। और साथ ही साथ वो डेली रैक पिकिंग करता है। रैक पिकिंग मीन्स कचरा या कबाड़ बीनता है ताकि वो कभी एक रुपये उसमें से सर्च कर ले, और वो रैक जो उसके लिए है वो उसको गोल्ड कंसिडर करता है, क्योंकि अगर वो रैक को सोना नहीं मानेगा तो उसमें से उसको मनी कैसे मिलेगी। तो इस तरीके से वो रैक पिकिंग के अपने इस काम को भी बहुत ज़्यादा जो बिलीव है उस बिलीव के साथ करते हैं कि आज नहीं तो कल उनको कुछ अच्छा मिलेगा। तो कभी उनको 1 रुपये कॉइन मिलता है, कभी 10 रुपये कॉइन, एंड इसमें वो खुश रहते हैं। जब ऑथर ने साहिब से पूछा कि क्या आप कभी स्कूल जाओगे, क्या आपका मन है पढ़ने का, तब साहिब ने जनरली बोला येस इफ़ देयर विल बी अ स्कूल इन माई नेबरहुड। जस्ट बिकॉज उसने ये इसलिए बोला अगर नेबरहुड में उसके पास स्कूल होगा तो वहाँ पर फ़ीस भी उसी अकॉर्डिंग होगी जो आसपास के बच्चे पे कर सकें, अदरवाइज इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। So that was the thing which shows Sahib's interaction in studies. साहिब चाहता था कि वो स्टडी करे अगर उसको चांस मिले तो। यहाँ पर ऑथरेस ने एक और चीज़ बोली, when she was moving to Udupi, there was a boy whose father was a priest. He was also dreaming of having shoes, a pair of shoes. But वो जो थे उनके फादर एज अ priest, उन्होंने ये बोला था जैसे ही टेम्पल में चैरिटी आएगी he will ब्रिंग न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज चाइल्ड, और उनका ड्रीम कहीं ना कहीं सच हो गया। तो यहाँ पे ऑथरेस ये बोलना चाहती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्ट्रगल के बाद उनको मनी मिलती है तो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेते हैं, जस्ट लाइक परचेजिंग ऑफ शूज़। बट साहिब जैसे लोग जिनके पास लॉन्ग फैमिलीज़ होती हैं और शॉर्ट मनी होती है, वो कभी भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, एंड फॉर एंटायर लाइफ दे हैव टू स्ट्रगल। Now, we have ended on page number 15 where we have seen साहिब जिससे ऑथरेस डेली बात करती हैं, वो डेली उनके आसपास के एरिया में ही रैक पिकिंग करता है। उस दिन वो एक टेनिस मैच देख रहा था जो कि 2 यंगस्टर्स प्ले कर रहे थे इन वाइट ड्रेस, एंड ही लव दैट गेम बट ही कांट प्ले एनी टाइम, दैट्स वाई ही वॉज हमिंग इनसाइड हिज माइंड कि ये गेम उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो सेटिस्फाइड था कि वो फेंस के पीछे खड़ा होकर भी उस गेम को देख सकता है। देयर वॉज नो रिग्रेट इन हिज लाइफ। नाउ कम टू पेज नंबर 16 when Saib is talking to authoress. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy
who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, does not bother him. यहाँ पर साहिब ने ऑथर को बोला, यू कैन सी इन द इमेज, कि ये जगह मुझे इतनी पसंद है और मैं यहाँ पर कभी कभी अंदर भी जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता, वैन नो वन इज़ अराउंड। और इस तरीके से उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ वो इस जगह पर जाता है, क्योंकि गेट कीपर जो है वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है और वो साहिब को परमिट कर देता है कि वो अंदर जाए। इवन साहिब यूजेस द स्विंग, वो वहाँ पर उस नेबरहुड एरिया में जो एक गार्डन बना हुआ था, लॉन्ग गार्डन, वहाँ पर स्विंग का, झूले का भी यूज़ करता है और उस पर बैठकर झूलता है। अब ऑथरेस ने एक नई चीज़ देखी साहिब के पैरों में, और वो क्या थे? शूज़। साहिब ने ये बोला कि उसके पास ये टेनिस शूज़ इसलिए आए हैं क्योंकि किसी और ने, जो कि एक रिच बॉय था, उसने उसको दे दिए। तो यहाँ पर ऑथरेस ने कंपैरिजन दिया है कि साहिब का बिल्कुल पेल कलर्ड शर्ट थी, फटी हुई टैटर्ड शर्ट, जिसमें उसने शॉर्ट्स पहने थे और उसके साथ टेनिस शूज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। वो काफ़ी डल लग रहा था उन शूज़ के साथ, बट उसकी जो हैप्पीनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी। और ऑथरेस ने ये भी बताया यहाँ पर जो बच्चे बेयर फुट होते हैं उनके पास सालों तक पहनने के लिए स्लीपर्स नहीं होती हैं, बट जो रिच बॉय है उसने अपने शूज़ पर एक ज़रा सा होल देखकर उसको डस्टबिन में फेंक दिया, और वो किसके काम आया? द पुअर बॉय साहिब, जिसने विलफुली, खुशी खुशी उन शूज़ को एक्सेप्ट कर लिया। एंड द होल डिडंट बॉदर हिम, उसके लिए वो ज़रा सा छेद जो शूज़ में है वो मैटर नहीं करता है, बट उसने शूज़ पहने अपनी लाइफ में, दैट मैटर्स हिम अ लॉट। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. बट यहाँ पर ऑथर ने ये भी बोला, कहीं ना कहीं उस किड को शूज़ मिल गए जो कि अभी तक बेयरफुट था, और उसके लिए ऐसा हुआ कि उसका एक सपना सच हो गया कि वो कभी शूज़ पहनना चाहता था। बट जिस गेम को वो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इंटेंटली देख रहा है, क्या कभी वो इस गेम को खेल पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसके रीच से बहुत ज़्यादा दूर है। ना ही उसको प्रॉपर कोच मिलेगा, ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड दैट्स वाई द ड्रीम विल रिमेन जस्ट अ ड्रीम, जो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी फॉर दीज रैग पिकर्स या फिर पुअर विलेज पीपल। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in a distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to a man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. Now एक और फैक्ट जो स्टोरी में यहाँ पर बताया गया है साहिब के बारे में। साहिब के पेरेंट्स ने उसको एक मिल्क बूथ पर जॉब करने के लिए फ़ोर्स करा और साहिब ऐसा कर रहा था। जैसे ही ऑथर उसको कुछ दिनों बाद मिली, तब साहिब एक रैग पिकर नहीं था। वो खुद से प्लास्टिक बैग में कबाड़ या कचरा नहीं उठा रहा था, वो गार्बेज को कलेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसने ऑथर को बोला कि अब मैं नीचे जो एक टी स्टॉल है वहाँ पर काम करता हूँ और वो मुझे काफ़ी अच्छा पे करते हैं, दैट इज़ 800 रुपीज़ पर मंथ, और साथ ही साथ मेरी सारी मील्स वो मुझे दिन से रात तक की देते हैं। तो ऑथर ने जनरली साहिब से पूछा कि आपको ये जॉब पसंद है। जब साहिब के फेस पर कोई भी स्माइल नहीं थी, उसका फेस और ज़्यादा पेल हो गया और इससे उसका दुख दिख रहा था, बिकॉज उसकी जो केयर फ्री लाइफ थी, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, गार्बेज कलेक्ट करना और कभी कुछ नया मिले, इवन अ सिंगल कॉइन, वो खुश होना, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, वो सब उससे छीन लिया गया था। और उसके हाथ में एक हैवी स्टील कैनिस्टर पकड़ा दिया गया था जिसमें उसको डेली मिल्क लेकर उस शॉप तक जाना पड़ता था। उसके शोल्डर्स इतने ज़्यादा लाइट थे, लेकिन उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा ही हैवी थी। वो अंडर नरिश था, वो माल न्यूट्रिशियस था, काफ़ी ज़्यादा थिन, बट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया था। और कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसकी वो केयर फ्री लाइफ चली गई और अब उसको उस टी शॉप पर ही काम करना पड़ता है। और साहिब अब एक
किसी के अंडर काम करता है तो उसका जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से छिन गया. ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर बट ही वॉज डूइंग अ जॉब अंडर समवन्स imposition. See the next heading, I want to drive a car. Means this is the next story. यहाँ पर साहिब की स्टोरी कैसे एंड हुई कि वो एक गार्बेज पिकर था और वो अपनी केयर फ्री लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था. उसको कोई रिग्रेट नहीं था कि वो गार्बेज पिक करता है. बट जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी के लिए एक टी स्टॉल में जॉब दिलवा दी, तब साहिल की सारी जो भी केयर फ्री लाइफ थी वो रूइंड हो गई, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई. ओके ना, दिस इज़ द न्यू स्टोरी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. सी दिस. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. यहाँ पे ऑथर को जब वो फ़िरोज़ाबाद आई एक और न्यू पर्सन से मिलने का चांस मिला, वो था मुकेश. वो सेम एज साहिब था जिसको अपना खुद का मास्टर बनना था, किसी के अंडर काम नहीं करना था. तो मुकेश ने बोला कि वो फ़िरोज़ाबाद में बेंगल सेलिंग का काम नहीं करेगा जो ऑलमोस्ट हर पर्सन यहाँ पर करता है, बिकॉज फ़िरोज़ाबाद में एक ही चीज़ होती है, लाख की चूड़ियाँ बनना. Means the work of making bangles and every person in Firozabad was involved in that. But मुकेश की एक बिल्कुल सेपरेट ड्रीम थी कि उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है, और यही अनाउंसमेंट उसने ऑथर से करा. तो ऑथर ने पूछा, क्या आपको कार्स के बारे में कुछ भी पता है, कि आपको नॉलेज है? तो उसने बोला, नहीं नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सीख जाऊँगा हाउ टू ड्राइव अ कार. तो उसकी जो ड्रीम थी वो ऑथर को डर था कि कहीं ना कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि वो एक लूमी ड्रीम थी. नाउ व्हाट इज़ लूमी ड्रीम? एक ऐसी ड्रीम जो कभी भी फुलफ़िल ना हो पाए या उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो. वो एक फॉग की तरह एक डस्ट में कहीं चली जाए. तो ऑथर को यही लग रहा था कि जिस तरीके से कोई भी एक एरिया रहता है, एक बैरन एरिया, वहाँ पे सनलाइट के लिए लोग तरसते हैं, एक मिराज उनके आगे क्रिएट हो जाता है, उसी तरीके से ये ड्रीम भी कहीं ना कहीं मुकेश की टूट ना जाए. Okay, now coming to the next one, it is the center of India's glass blowing industry where families have. यहाँ पर फ़िरोज़ाबाद को सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बोला गया है, जहाँ पे हर तरीके से ग्लासेस को बैंगल्स के शेप दिए जाते हैं. एट द सेंटर मीन्स इंडस्ट्री में यही काम होता रहता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. Where families have spent generations working around furnaces. Now what are furnaces? Many of you have seen furnaces means हम उनको बोलते हैं आग की भट्टियाँ, the huts. तो वहाँ पर families ने अपनी पूरी की पूरी जनरेशन वन आफ्टर द अदर काम किया है, जहाँ पर वो furnaces में कंटिन्यूसली आग के साथ काम करते हैं और वो ग्लासेस को पिघलाते हैं, उनको वील्ड करते हैं, जस्ट फॉर मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड. इट सीम्स हर एक साइज़ के बैंगल बनाने के लिए, ताकि उस लैंड पर फ़िरोज़ाबाद पर या फिर इंडिया में कहीं पर भी वो अपनी इन सारे के सारे बैंगल्स को, चूड़ियों को सेल कर सकें एंड वीमेन कैन वियर देम. सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. नन ऑफ देम नोज that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. यहाँ पर मुकेश की जो फैमिली है वो भी ऐसे ही लोगों में आती है जो कि उस फर्नेस में काम करते हैं, लेकिन किसी को भी यही नहीं पता कि वहाँ पर जो चिल्ड्रन है सारे के सारे, मीन्स जो भी अंडर 14 ईयर ऑफ एज हैं, उनको ये सारे काम करना गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है.
खास करके ऐसे वर्क जो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का लाइफ टाइम डिस्ट्रक्शन दे जाएं। तो जब वो ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं तब वो जिस एरिया में काम करते हैं वो स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं जहाँ पर लाइट भी नहीं होती, टेम्परेचर भी हॉट होता है और आसपास बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। और वहाँ पर मुकेश जैसे 20,000 चिल्ड्रन उस फर्नेस में एट अ टाइम काम करते हैं, जिनमें उनको पूरी डे लाइट काम करना पड़ता है, इवन इवनिंग तक। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेंजर पार्ट होता है वो ये कि सारा दिन अगर वो कंटिन्यूस इतनी कम लाइट में काम करेंगे विथ हॉट टेम्परेचर तो उनको इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा, अपनी आइज़ पर। और मुकेश के साथ भी यही था, उसकी आइज़ जो थी वो अपनी ब्राइटनेस लूज़ कर चुकी थी, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द ब्राइटनेस। एंड मुकेश जब ऑथर को उनके घर तक छोड़ने आया एज अ वॉलंटियर, तब मुकेश को बार बार अपनी आइज़ को बंद करके खोलना पड़ा था, मीन्स ओपन एंड क्लोज प्रोसीजर, एंड द आइज़ दे वर हैविंग टीयर्स। तब जाकर ऑथर को उसने प्राउडली बोला कि अभी मेरी आइज़ थोड़ी ख़राब है, बट अगर ये टीयर्स आ रहे हैं और मैं आइज़ को ब्लिंक कर रहा हूँ, मीन्स मैं अपनी आइज़ को दोबारा रीबिल्ड कर रहा हूँ, वो रीबिल्डिंग प्रोसीजर में है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. We enter a half-built shack. Now what happened? मुकेश जो था वो ऑथर को एक ऐसे घर में ले गया कुछ दिनों के लिए, जब तक ऑथर वहाँ पर अपनी स्टडीज़ कर रही थी या कोई ना कोई स्टोरी बना रही थी एज एडिटर, जहाँ पर आसपास का जो एरिया था पूरा गार्बेज से भरा हुआ था। और जो होम्स थे, जो हाउसेस थे वहाँ पर, वो हॉवल्स थे, मीन्स इतने ज़्यादा छोटे थे, स्मॉल से हाउस थे, बिल्कुल डर्टी। और ऊपर उनके पास जो था वो शेड्स थे, मीन्स रूफ से वो बने हुए थे, जस्ट टेम्प्रेरी हाउस। और उनकी वॉल्स पूरी की पूरी झड़ रही थी, क्रम्बल हो रही थी। और डोर्स जो थे वो आयरन के बने हुए वॉबली डोर्स थे, मीन्स आसपास से तिरछे, विदाउट अ प्रॉपर शेप। कोई विंडोज़ नहीं थी और एक ही छोटे से घर में इतनी ज़्यादा बड़ी क्राउडेड फैमिली थी, साथ ही साथ उनके एनिमल्स, मीन्स रियरिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एट्सेट्रा। और वहाँ पर मुकेश ने भी एक डोर पर नॉक करा जो कि खुला नहीं, तो उसने अपने फुट से उस आयरन डोर को अंदर की तरफ पुश करा, तब जाकर वो डोर खुला। और जब ऑथर वहाँ पर एंटर हुई, शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड। उनको ये लगा कि वो किसी हाफ बिल्ड शेक में आ गई हैं, मीन्स ऐसा घर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनको वहाँ पर रहना पड़ेगा। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैच्ड विद डेड ग्रास, इज़ अ फायरवुड स्टोव over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground is large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. अब वहाँ पर क्या था, ऑथर ने देखा छोटा सा घर है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा एक फुल साइज़ का वेसल पड़ा हुआ है, एक बर्तन, जिसमें स्पिनच लीव्स जो हैं वो सिजल हो रही हैं, मीन्स वो पक रही हैं। तो उस स्टोव पर, उस बर्तन पर स्पिनच लीव्स हैं और ग्राउंड पर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम प्लेट्स हैं जिसमें बाकी सारे वेजिटेबल्स चॉप कर कर काट कर रखे गए हैं, जो कि स्पिनच के बॉयल होने के बाद उसमें डल जाएंगे। एंड वहाँ पर एक फ्रेल यंग वुमेन है। फ्रेल यंग वुमेन मीन्स बहुत ज़्यादा सी डेलिकेट, थोड़ी वीक एक विमेन, जो कि ये सारा खाना कुक कर रही है फॉर सो मैनी एल्डरली पीपल इन द फैमिली। और वो विमेन जो थी उसकी आइज़ भी पूरी तरीके से स्मोक से भर गई थी, इतने सारे धुएं में वो स्टोव पर काम कर रही थी विद केरोसिन ऑयल, बट तो भी उसने ऑथर का वेलकम करा विद अ ब्रॉड स्माइल। और वो कौन थी, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ, मीन्स वो काफ़ी स्मॉल थी, यंग एज थी और काफ़ी ज़्यादा वीक थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders.
In this case, the elder is an impoverished bangle maker. यहाँ पर अब वो जो गर्ल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूली मैरिड थी अभी अभी, वो स्मॉल इन एज थी, बट तो भी उसको एक टाइटल टैग मिला था बहू, और जिस चीज़ को वो पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती थी, बीइंग अ डॉटर इन लॉ। वो एज में इतनी ज़्यादा छोटी होने के बाद भी घर के 3 एल्डरली मैन का ख्याल रखती थी, दैट इज़ हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और साथ ही साथ जैसे ही अंदर सबसे बड़े घर के एंटर होते थे, मीन्स द फादर ऑफ मुकेश एंड हिज एल्डर ब्रदर, तो वो अपना वेल जो घूंघट होता है, दुपट्टा, वो पूरा अपने फेस को कवर कर देती थी, जस्ट एज अ ट्रेडिशन, ताकि वो अपना फेस अपने एल्डरलीज को ना दिखाए। और इस तरीके से वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करती थी एट अ शॉर्ट एज। एंड साथ ही साथ जो एल्डर घर पर आए उनकी कंडीशन से साफ पता चल रहा था कि वो इम्पॉवरिज्ड हैं, हद से ज़्यादा पुअर हैं। एंड ही वॉज द बैंगल मेकर, वो भी एक ही काम करते थे जो फ़िरोज़ाबाद में सब करते हैं, एंड दैट वॉज द मेकिंग ऑफ बैंगल्स। Despite long years of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो इतने ज़्यादा पुअर थे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टास्क अपनी लाइफ में करे हैं, कंटिन्यूसली हार्ड लेबर, पार्ट टाइम जॉब्स करने तक। मीन्स वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए, बाकी उन्होंने सब करा है। एज टेलर भी उन्होंने काम करा है, बैंगल मेकर भी। बट एक अच्छी चीज़ उन्होंने करी थी कि अपने दोनों सन्स को उन्होंने स्कूल भेजा था ताकि वो कुछ एजुकेशन अर्न कर सकें, और अपनी तरफ से उन्होंने अपना टैलेंट भी अपने सन्स को सिखाया था, दैट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ताकि वो चूड़ियाँ बना सकें। इट इज़ हिज कर्म, हिज आइडेंटिटी, हिज डेस्टिनी, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. अब उन्होंने क्या बोला मुकेश की ग्रैंडमदर ने अपने बेटे के लिए, कि उसका कर्म है, उसने शायद पिछले जन्म में अच्छे काम नहीं करे हैं, इसलिए इस बार उनको एज अ पुअर पर्सन ऐसी डेस्टिनी या ऐसी किस्मत मिली है। और उन ग्रैंड मदर ने ये भी बोला कि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया, उसको कुछ नहीं दिखता, जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड भी इसी तरीके से ब्लाइंड हुए थे, और दोनों का प्रोफेशन क्या था कि वो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते थे, और वो सारा डस्ट पॉलिशिंग का उनकी आँखों में जाता था, जिससे वो दोनों ब्लाइंड हो गए। और उन्होंने ये बोला कि भगवान की तरफ से दिया हुआ पनिशमेंट, जो गॉड की तरफ से दिया हुआ एक लीनिएज है, क्या वो कभी भी टल सकता है? नहीं, वो पूरी फैमिली पर एज अ कर्स एक के बाद एक सारे बच्चों को मिलेगा, एंड ऑल विल गो ब्लाइंड टाइम टू टाइम, दैट शी इम्प्लाइज। उन्होंने ऐसा डिटेल में ऑथर को बोला। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yards, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। तो हर जगह वो बैंगल मेकर की तरह ही उन्होंने जन्म लिया था, बैंगल मेकर से ही वो जाने जाते हैं। और फ़िरोज़ाबाद में जो भी ओल्ड स्ट्रीट्स या स्लम्स होते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बैंगल्स नहीं बनाता हो। तो हर एक जगह का, हर एक स्मॉल हाउसेस का एक ही काम होता है, टू डिज़ाइन बैंगल्स, और जिससे वो ब्लाइंड हो सकते हैं सारे के सारे लोग, तभी भी वो इस काम को करते हैं। So with this, we are ending the second part of this chapter, and tomorrow we will cover up the third last part of this chapter. Till then, thank you class and have a nice day.